हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हायर प्लांट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हायर प्लांट्स को पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री के नाम से, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन क्या होता है और कैसा होता है जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें। तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के किसी भी फॉर्म से कार्बन की संख्या कम होना या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का अन्य कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल या अदर कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन कहलाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फॉर्म हो, उन फॉर्म्स का कार्बोहाइड्रेट के किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना या कार्बोहाइड्रेट के किसी भी फॉर्म में से कार्बन की संख्या का रिड्यूस होना क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन में कार्बोहाइड्रेट के किसी फॉर्म की कार्बन की संख्या रिड्यूस होती है, अतः इसे चेन शॉर्टनिंग भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन में एक्चुअल में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का चाहे कोई भी फॉर्म हो, कार्बन की संख्या जो होती है वह रिड्यूस होती है, कम होती है, इसलिए इसे चेन शॉर्टनिंग भी कहते हैं। मतलब कार्बन का जो चेन होता है वो शॉर्ट होता है, इसलिए चेन शॉर्टनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि कार्बन का संख्या कम हो जाना। अगर कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन है, उनमें से एक भी कार्बन कम हो गया तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन कहेंगे। या फिर 2 कम हो जाए, 3 कम हो जाए, या कार्बोहाइड्रेट टूट जाए और टूट करके किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन कहेंगे। ठीक है? तो हायर प्लांट में ये जो कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? तो ये जो प्रोसेस है हायर प्लांट में जो होता है वो मेनली रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन में लार्ज मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन, उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब होते हैं। ठीक है? तो इन्हीं सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ये सब को हम लोग सेकंड सेम में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम से समझते हैं कि हायर प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है प्लांट के द्वारा। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होगा वह स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं प्लांट द्वारा, और इनका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में किया जाता है? सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है? तो इनका स्टोरेज किया जाता है स्टार्च फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुक्रोज फॉर्म में। तो स्टार्च भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन स्टार्च और ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। सुक्रोज जो होता है ये ओलिगोसेकेराइड होता है। मतलब 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, या 10 से कम मोनोसेकेराइड का मिलकर बना होगा, जबकि स्टार्च 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड का मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा? जो फूड मटेरियल है उसको तो स्टोर करके रखा है, यानी फूड मटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट उसको स्टोर करके रखा है किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। तो स्टार्च को कहीं और जगह ले जाना है तो उसको तोड़ेगा और उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा। अगर सुक्रोज को किसी और जगह पहुंचा दिया तो सुक्रोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें से एनर्जी बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन स्टार्च और सुक्रोज को प्लांट तोड़ता है। इन स्टार्च और सुक्रोज को प्लांट तोड़ करके इसको मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? स्टार्च को तोड़ा जाएगा या सुक्रोज को तोड़ा जाएगा। किस रूप में तोड़ा जाएगा? तो वो ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टार्च या सुक्रोज को ग्लूकोज के रूप में तोड़ना। ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिग्रेड करना पहला काम हुआ। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिग्रेड कर लिया गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्च को डिग्रेड करके क्या बना दिया गया? ग्लूकोज बना दिया गया। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को भी डिग्रेड करना होगा, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है? 6 कार्बन वाला। ग्लूकोज को भी और तोड़ेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगा ना, एनर्जी या एटीपी बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है? पायरुवेट में, यानी पायरुविक एसिड में। तो एक ग्लूकोज को तोड़कर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना दिया जाता है, पायरुवेट। क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीटली ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते हम लोग, या कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ते, बल्कि पायरुवेट के रूप में तोड़ते हैं। यहाँ भी 3 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल होते हैं पायरुवेट, यानी
ये भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है, ठीक है? तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है? साथ में जब ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में या पाइरुवेट में, तो यहाँ पे 2 एटीपी रिलीज होते हैं। कितने एटीपी? 2 एटीपी। अब यहाँ पे ग्लूकोज से पाइरुवेट बन चुका है, तो इस पाइरुवेट को भी डिग्रेड किया जाता है और डिग्रेड किया जाएगा छोटे रूप में, ताकि इसमें से एनर्जी बनाया जा सके। तो पाइरुवेट को जब डिग्रेड किया जाएगा तो इसके डिग्रेड करने के 2 रास्ते हैं। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, दूसरे को एनारोबिक कहते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एथेनॉल बनता है और O2 रिलीज होता है। इस प्रोसेस के दौरान भी 2 एटीपी का सिंथेसिस होता है। कितने एटीपी? 2 एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो 2 एटीपी बन गए, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें पाइरुवेट जो होता है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंटर करता है तो इस दौरान चलता है लिंक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में इस पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, और क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम को लेकर इसको भी तोड़ा जाता है, इसको भी और छोटे रूप में तोड़ा जाता है। और जब क्रेब्स साइकिल रन होता है तो उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट में एटीपी बनते हैं, तो एटीपी तो डायरेक्ट एनर्जी बन गया, ठीक है? उसके अलावा एनर्जी के कुछ कैरियर्स या एनर्जी सोर्स बनते हैं, जैसे एफएडीएच और एनएडीएच, ठीक है? एफएडीएच2 एनएडीएच2 बोल सकते हैं। तो एफएडीएच और एनएडीएच बनते हैं। ये एफएडीएच और एनएडीएच आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एनर्जी बना दिया जाता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक डाउन किए, तोड़ने के लिए ढेर सारा प्रोसेस चलाए, और तोड़ने के बाद में अंततः हमने एनर्जी बनाया, और वो भी एटीपी के रूप में, ठीक है? तो इस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन। स्टार्च के फॉर्म में था कार्बोहाइड्रेट, उसको हमने डिग्रेड किया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को और डिग्रेड करते गए और अंत में एनर्जी बना लिए, ठीक है? एटीपी बना लिए। इस तरीके से होता है डिग्रेडेशन। हालाँकि जब प्लांट में शुरू में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्लांट जब फूड मटेरियल शुरू में बनाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में ही बनाते हैं। फिर ग्लूकोज को स्टोर करके रखने के लिए ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब वापस से एनर्जी लेना है, तो वापस से स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, फिर ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी लेते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को इस डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन किस तरह से होता है। आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या पढ़ने हैं इस टॉपिक में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिग्रेडेशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, लिंक रिएक्शन के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन, और क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन में क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? इन सब के बारे में मैं डिटेल में भी वीडियो लाने वाला हूँ। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एकदम डिटेल से। क्रेब्स साइकिल क्या है? बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बहुत डिटेल से और मजेदार वे में पढ़ने वाले हैं। पर ये जो टॉपिक्स हैं, ये रेस्पिरेशन चैप्टर में सेकंड सेमेस्टर में भी हैं। तो मैं दोनों सेमेस्टर में अलग-अलग वीडियो नहीं डालूँगा। दोनों को मर्ज करके आप लोगों को बताऊँगा, एक साथ बताऊँगा। तो रेस्पिरेशन को समझाते हुए मैं इन सारे टॉपिक्स को बड़े ही डिटेल से, इन जितने भी सब टॉपिक्स यहाँ पे हैं, सबको बड़े ही डिटेल से बताऊँगा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैं एक-एक करके इनका वीडियो डालूँ, उतना वेट नहीं कर सकते, उनके लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि आप लोग इन वीडियो से कम इतना जान पाएँ कि इनमें से क्या पढ़ना है आप लोगों को। और ये अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, तो अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, उतना इनफ होगा, ठीक है? उसको आप लोग लिखेंगे वर्ड में, इनफ होगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताऊँगा। सेकंड और फोर्थ सेम को मर्ज करके एक साथ डिटेल से एक-एक सब टॉपिक को बताऊँगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस भी एक बड़ी टॉपिक जैसे हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल भी एक बड़ी टॉपिक के बराबर हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आए, तो भी आप लोगों को तो थोड़ा समराइज़ वे में लिखना है, छोटा करके लिखना है, फिर भी मैं इनको डिटेल से पढ़ा दूँगा। अभी बस इनका एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन इन हायर प्लांट्स में क्या-क्या पढ़ने हैं, ठीक है?
मेजर स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन। कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन के मेजर स्टेप क्या है प्लांट के अंदर, इसे समझ लेते हैं। हायर प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन के निम्न तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखिए। एक तरीका जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, जब ऑक्सीजन हो तभी हो सकता है, और दूसरा तरीका जो है ऑक्सीजन ना हो तब भी होता है। तो दोनों तरीकों को हम लोग देखेंगे ब्रीफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन होने पर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है या कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन होता है, ये समझते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होना, यानी स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय एंजाइम लाइक एमाइलेज। स्टार्च जो होता है, कौन, स्टार्च, इसको हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी स्टार्च को तोड़ेंगे, क्योंकि स्टार्च जो होता है कई सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बने होते हैं, तो उन ग्लूकोज को हम लोग अलग अलग कर देंगे, मतलब स्टार्च को तोड़ेंगे। और एक किस एंजाइम के थ्रू होता है, जैसे कि एमाइलेज, ठीक है। सुक्रोज इज स्प्लिट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बाय इन्वर्टेज। जो सुक्रोज होता है, हम जानते हैं कि सुक्रोज प्लांट में ट्रांसपोर्ट के दौरान यूज किया जाता है ना। सुक्रोज जो फॉर्म है वो कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में होता है, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो होगा वो टूट जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, मोनोसेकेराइड फॉर्म में। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होना। तो सबसे पहला स्टेप, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उनको तोड़कर मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी स्टार्च और सुक्रोज को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने डायग्राम में भी दिखाकर बताया आप लोगों को। ये स्टेप करते हैं पहले। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे 2-3 स्टेप लिख लिख कर आप बता सकते हैं, 4 मार्क्स में अगर आती है तो। दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है एक्चुअल में, इसको भी ब्रीफ में देख लेते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट भरा होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है, इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड वाला है, उसको बीच से तोड़ दो तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और दोनों मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड वाले होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड वाले होंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस 10 से 11 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये भी आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा। नेट गेन क्या होता है इसमें, मतलब क्या गेन होता है हमें, तो 2 एटीपी इसमें बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 एटीपी प्राप्त हो रहे हैं और 2 एनएडीएच। एटीपी को तो हम लोग एनर्जी के रूप में डायरेक्ट यूज करेंगे, जो हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन एनएडीएच को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पाइरुवेट जो है, पाइरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना है, पाइरुवेट, तो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था। तो पाइरुवेट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या करते हैं, पाइरुवेट को पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाओ और उसको कन्वर्ट कर दो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है। क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। ये भी हम लोगों को डिटेल से पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, इन तीनों को पढ़ने के बाद हमें क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। क्या, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग टीसीएस साइकिल भी कहते हैं। ये जो टीसीएस साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे सेल के अंदर का भाग होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भाग को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम ए को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, मतलब कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है ना, इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए को कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है। और एसिटाइल को एंजाइम ए कैसे बना था, ग्लूकोज को तोड़े तो पाइरुवेट बना, फिर पाइरुवेट से कन्वर्ट किया गया था एसिटाइल को एंजाइम ए। अब एसिटाइल को एंजाइम ए को भी तोड़ दिया गया। एसिटाइल को एंजाइम ए को जब हम लोग कंप्लीटली तोड़ दिए तो क्या क्या प्रोड्यूस हुए, एक तो CO2 मिलता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सारे कार्बन को तोड़ देते हैं तो
कार्बन बाहर निकलते जाएंगे तो किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। तो CO2 रिलीज होता है और यहाँ पे बनता क्या है? NADH बनता है और FADH2 बनता है, ठीक है? NADH और FADH2 जो एनर्जी कैरियर्स हैं और कुछ स्मॉल अमाउंट में ATP रिलीज होते हैं। जो ATP होंगे उनका यूज तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन NADH और FADH2 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं और वहां पे ATP बनाने का काम करते हैं, ठीक है? क्रेब्स साइकिल पढ़ लेने के बाद हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ईटीसी भी कहते हैं, ठीक है? ये जो ईटीसी होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या है? तो इसमें देखिए NADH और FADH2, ये NADH और FADH2 जो बने कहाँ थे? क्रेब्स साइकिल में। ये सारे NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जो इलेक्ट्रॉन NADH और FADH2 डोनेट करते हैं वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है? एक चेन के फॉर्म में होता है इसलिए। और इसमें अंततः लार्ज अमाउंट में ATP प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और वाटर बना लेता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म हो जाता है और इस प्रोसेस में हमें एटीपी प्राप्त होते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन का ये टॉपिक होता है समाप्त। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन, फिर ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इतनी सारी चीजें पढ़नी है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एनर्जी यील्ड कितना हुआ? टोटल कितने एनर्जी प्राप्त हुए? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम लोग डिग्रेड करते हैं, हम लोग कहने का मतलब प्लांट डिग्रेड करते हैं, तो उसके द्वारा 36 से 38 एटीपी गेन करते हैं। कितने? 36 से 38 एटीपी। और एक रास्ता है कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ना हो तब की बात होती है। कुछ वाटर लॉक्ड सेल में होता है या वाटर लॉक्ड रूट्स में होता है, सारे प्लांट्स में, सारे टिश्यू में, सारे रूट्स में नहीं होता है, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिग्रेड करना है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन के बाद में ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब पायरुवेट बन जाता है तो पायरुवेट को डिग्रेड किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, तो एथेनॉल और CO2 बनता है। और इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को फ्रेंड्स क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले में, तो इन सब का साइकिल भी बना के दिखाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बनाकर दिखाना है, क्रेब्स साइकिल बनाकर दिखाना है। पर जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आप लोग बनाइएगा और दिखाइएगा, ठीक है? लेकिन अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आती है तो आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया हूँ, इस तरीके से शॉर्ट में बताने का कोशिश करिएगा। साइकिल को भी, क्रेब साइकिल वगैरह को भी एकदम शॉर्ट में बनाने का कोशिश करिएगा। हालांकि मैं सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस सभी को बड़े ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। आप लोग वहां से इनको अच्छे से समझ सकते हैं, और मैं इनको सेकेंड सेम्स के साथ मर्ज करके पढ़ाऊंगा। आप लोगों के प्लेलिस्ट में भी मैं वीडियो डाल दूंगा इनका, ठीक है? यहीं तक था ये टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो जानकारी मैंने दी वो पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, क्या-क्या हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जैसे ही अदर एस्पिरेंट के पास शेयर करिएगा, ताकि उन लोग भी लाभ लें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं आप अपलोड करूँ तब आप लोगों को नोटिफिकेशन भी जा सके और आप लोग वीडियो तक रीच बना सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।